Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। जो आज का न्यूज़पेपर हम एनालिसिस करने वाले, आज जो डेट हो रही है दोस्तों, आज कौन सी डेट है, आज कितनी डेट हो रही है दोस्तों, आज है 17 जुलाई। आज 17 जुलाई है, उसका हम आज एनालाइज करेंगे कि द हिंदू में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इंडेक्स क्या है। जैसा मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया था कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है, प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें या इंटरव्यू की बात करें, तीनों स्टेजेस के लिए करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। आगे बढ़ते हैं और आज जो 17 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है उसकी इंडेक्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालाइज कर रहे हैं 17 जुलाई का, कौन से डेट का है दोस्तों, आज 17 जुलाई हो रही है, आज 17 जुलाई हो रही है, इस दिन का हम न्यूज़पेपर एनालाइज कर रहे हैं। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो दोस्तों हमारा जो पहला आर्टिकल है कौन सा है, जो हमारा पहला आर्टिकल है पीएम धन धन्या कृषि योजना। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, कौन सी स्कीम लॉन्च की है, पीएम धन धन्या कृषि योजना। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, ये स्कीम क्या है, ये किसके लिए है और गवर्नमेंट ने इसे क्यों लॉन्च किया है, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, दूसरा हमारा आर्टिकल क्या है, जम्मू कश्मीर स्टेटहुड रिस्टोरेशन डिमांड। जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं या पीपल हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड दी जाए, जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाए। और फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल है जय भीम कोचिंग स्कैम एलिगेशन। दिल्ली में दोस्तों जो जय भीम कोचिंग की जो स्कीम चल रही है, जो आईएएस पीसीएस और जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए लेकिन उस स्कीम पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो फंड प्रोवाइड किया जा रहा है उसको मिसयूज किया गया है। इसको भी हम देखेंगे कि ये कैसे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या होगा, नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्टोरल रोल क्लीन अप इन बिहार। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है। बहुत सारे जो वोटर्स हैं बिहार में, बिहार का इलेक्शन होने वाला है, अभी कुछ दिनों में बिहार का इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारे वोटर्स को वेरीफाई कर रही है और जो फेक वोटर्स हैं उनको क्या कर रही है, उनको बाहर कर रही है वोटर लिस्ट से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, पॉलिटिकल एंगल वोटर डिलीशन कंसर्न। जितने भी बिहार के अंदर वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या कर रही हैं, वो कंसर्न जता रही हैं। इस पे भी हम, इस आर्टिकल को भी हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, इथिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये गवर्नेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम आगे देखेंगे। अगला आर्टिकल है हमारा यूके साउथर्न यूनिवर्सिटी इन गुड़गांव। तो यूके की जो साउथर्न यूनिवर्सिटी है उसको गुड़गांव में खोला जा रहा है। और नेक्स्ट आर्टिकल है एकेडमिक फ्रीडम जुडिशरी एससी ऑन महमूदाबाद। और फिर दोस्तों नेक्स्ट में हम प्रीलिम बूस्टर देखेंगे, हम कुछ क्विक फैक्ट देखेंगे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मेंस में तो लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, प्रीलिम्स के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। मेंस में लोग इतने अच्छे होते हैं, अगर मेंस एक बार लिख दिया उनने तो सीधे क्वालिफाई करेंगे, सीधे रैंक लाएंगे, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए, आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि जिससे प्रीलिम निकल जाए। आप सीसेट पे अपना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हैं दोस्तों वो हमें कंप्लेन करते हैं सर हमारा सीसेट नहीं निकल रहा, हमारा सीसेट नहीं निकल। जो आपके वीक पॉइंट हैं दोस्तों उनको क्या करिए, उनको पहले मेजर करिए, उनका सॉल्यूशन निकालिए, उसके बाद प्रीलिम्स कोई तोप नहीं है दोस्तों, प्रीलिम निकाला जा सकता है। प्रीलिम्स सही स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो वो निकाला जा सकता है। मैंने 5 बार प्रीलिम्स निकाला लेकिन एक सही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की,
लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं प्रीलिम्स का, बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हैं। एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको प्रीलिम्स का द्वार पार करा सकती है, तो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, के साथ पढ़िए दोस्तों। अब दोस्तों ये मैं आपको द हिंदू का एनालिसिस करा रहा हूँ 17 जुलाई का। दोस्तों मैंने जो पूरा पेपर एनालाइज किया 17 जुलाई का, उसमें से मैंने 4 एमसीक्यू ऐसे प्रोबेबल एमसीक्यू निकाले हैं जो पेपर में आने के चांस है। मैं आपको दिखाता हूं। चार मैंने ऐसे एमसीक्यू को निकाला है आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर का, जो 17 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है उससे प्रोबेबल मैंने 4 एमसीक्यू निकाले जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए हमारी वीडियो में। अगर आप 2026 देने जा रहे हैं तो ये जो एमसीक्यू हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखेंगे मैं इसका लास्ट में आंसर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा ये एमसीक्यू को सॉल्व कैसे किया जाता है, प्रीलिम्स के जो एमसीक्यू हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं, मेरी अपनी क्या स्ट्रेटेजी रही है कि मैंने जो प्रीलिम्स में एमसीक्यू में कैसे सॉल्व करता था, मैं सारा आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे मैं एमसीक्यू को सॉल्व करता था। तो मैंने ये 4 एमसीक्यू लिए द हिंदू के न्यूज़पेपर से, 17 जुलाई के न्यूज़पेपर से मैंने 4 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इसके चांसेस हो सकते हैं कि ये यूपीएससी के जो प्रीलिम्स में है कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये फ्रंट पेज आज द हिंदू का, आज जो हम द हिंदू का एनालिसिस कर रहे हैं ये उसका फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज पे क्या हेडलाइन है दोस्तों, फ्रंट पेज पे अगर हम देखें तो फ्रंट पेज पे क्या है, फ्रंट पेज पे दोस्तों एक जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने मर्ज किया 36 स्कीम के साथ, क्या किया है, गवर्नमेंट मर्जेस 36 स्कीम टू फ्लोट द फार्म प्रोग्राम। तो हम ये देखेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों और हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू के न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से या यूपीएससी के लिए जो रिलेवेंट है वो हम देखेंगे। हम सारा न्यूज़पेपर कवर नहीं करेंगे, जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। चाहे हम पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ देंगे, एंटरटेनमेंट हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, स्पोर्ट्स भी हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। जो यूपीएससी के सिलेबस से जो कनेक्ट होगा, जो यूपीएससी ने सिलेबस प्रोवाइड किया है, जो यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन किया है, हम वही देखेंगे और जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। फीडबैक आईएएस जो है दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सटीक चीजें बताएगा, आपको इधर उधर की चीजें नहीं बताएगा, जो पेपर में आने के चांसेस हैं वही आपको बताएगा। फीडबैक आईएएस ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जो आपको सही फीडबैक देगा, आपकी गलतियों पर सही फीडबैक देगा। अगर आपको कोई बताने वाला हो दोस्तों आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपकी वीकनेस कहाँ है, तो फिर आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, आप वहां पर काम करेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना तय है। अगर आप अपनी गलतियों पर काम करते हैं, अगर आप अपने मिस्टेक्स पर काम करते हैं, तो दोस्तों फीडबैक आईएएस को आप सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करिए। उससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहला आर्टिकल देखते हैं। हमारा पहला आर्टिकल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों, पहला आर्टिकल जो है दोस्तों, पहला आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है दोस्तों, पहला आर्टिकल है गवर्नमेंट मर्जेस 36 स्कीम टू फ्लोट फार्म्स प्रोग्राम। अब हम इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ने कौन सी 36 जो स्कीम है वो मर्ज कर दी है एक स्कीम में, और कितनी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये कैसे किसको फ़ायदा पहुंचाएगी, क्या ये हमारे फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाएगी, ये स्कीम किसके लिए, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इसमें इस आर्टिकल में हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर स्कीम का नाम क्या है दोस्तों। स्कीम का नाम क्या है दोस्तों, स्कीम का नाम है धन धन्या कृषि योजना। क्या है,
धन धनिया कृषि योजना ये किसने लॉन्च की है? यूनियन कैबिनेट बेड ने अप्रूव द प्राइम मिनिस्टर धन धनिया कृषि योजना। किस लिए दोस्तों? इनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज द अडॉप्शन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या लिखा है इस आर्टिकल में दोस्तों। मैंने जैसे बताया इनहांस करेगी जो फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी है और जो सस्टेनेबल यूज करें, जितने भी इनपुट्स हैं हम फार्मर जो यूज करते हैं वो सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए अक्रॉस द कंट्री। आगे देखें आगे इस आर्टिकल में क्या कहा है। आगे इस आर्टिकल में कहा है कि 33 जो स्कीम है 11 मिनिस्ट्रीज की, कितनी? 33 जो 36 स्कीम है दोस्तों 11 मिनिस्ट्रीज की, उनको क्या किया कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। उनको क्या मर्ज कर दिया गया है। और कितना इन्वेस्ट किया है? विल हैव टू आउटले 24,000 करोड़। गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करेगी वो कितना करेगी? 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों। कितना? 24,000 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है पर ईयर फॉर 6 ईयर्स। पर ईयर फॉर 6 सालों तक ये इन्वेस्ट किया जाएगा, 2025 और 2026। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे बताया 24,000 करोड़ एलोकेटेड किए ईयरली फॉर 6 ईयर फॉर द स्कीम। और 100 जो डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों टू कम अंडर द स्कीम विच विल बिगिन दिस फाइनेंशियल ईयर। डिस्ट्रिक्ट को चुना कैसे जाएगा दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट को चुनने के लिए 3 की पैरामीटर बनाए गवर्नमेंट ने। वो कौन कौन से की पैरामीटर होंगे दोस्तों? पहला जो पैरामीटर है लो प्रोडक्टिविटी। क्या? लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। उनसे 3 की पैरामीटर है। तो पहला दोस्तों क्या है? पहला जो होगा दोस्तों लो प्रोडक्टिविटी। कौन सा है? लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या है दोस्तों? लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी। मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा आखिर व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो दूसरा क्या है दोस्तों? लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और तीसरा पैरामीटर क्या है दोस्तों? तीसरा पैरामीटर है लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। और मैं आपको क्रेडिट डिसबर्समेंट के बारे में बताऊंगा कि लेस कि किसी भी अगर स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लेस डिसबर्समेंट होता है तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या है? लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। तो आगे बढ़े। अब मैंने आपको बताया कि 3 की पैरामीटर हैं, उसमें गवर्नमेंट ने 36 स्कीम को मर्ज किया है और इसकी एक स्कीम बनाई है और ये 6 साल तक स्कीम रहेगी। 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 24,000 करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा। फार्मर्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इनहांस करेगी। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों? जो सस्टेनेबल यूज है, जो इनपुट यूज करते हैं फार्मर, जो सस्टेनेबल यूज है उनको प्रमोट किया जाएगा। आगे बढ़े और हम एक फ्लो चार्ट देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और एक फ्लो चार्ट मैंने आपको जैसे बताया दोस्तों, पीएम धन धन्या कृषि योजना। पीएम धन धन्या कृषि योजना किसने? हमारे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है? इस स्कीम को क्या किया है? अप्रूव कर दिया है। क्या किया है दोस्तों? इस स्कीम को अप्रूव कर दिया। अब इस स्कीम के अंदर मैंने जैसे आर्टिकल में मैंने बताया कि क्या ये स्कीम किस चीज के लिए, कितना आउटले एलोकेट किया गया है और कितने सालों तक किया गया है, कौन कौन इसमें इंक्लूड होंगे, मैंने सब बताया आपको। लेकिन एक हम समरी देख लेते हैं, एक फ्लो चार्ट देखते हैं। मर्जर होगा 36 स्कीम का अक्रॉस द 11 मिनिस्ट्री। जो हमारी 11 मिनिस्ट्री की जो 36 स्कीम है उसको एक स्कीम के अंदर मर्जर किया जाएगा। उस स्कीम का नाम क्या है दोस्तों? पीएम धन धन्या कृषि योजना। पीएम धन धन्या कृषि योजना। और 24,000 करोड़ पर ईयर आउटले किया गया है फॉर 6 ईयर। टोटल कितना खर्चा होगा दोस्तों? टोटल होगा 1.44 लाख करोड़। कितना? 1.44 लाख करोड़ इसका खर्चा किया जाएगा, क्योंकि 24,000 करोड़ हर साल खर्चा होगा और ये 6 साल के लिए ये स्कीम होगी। और दोस्तों मॉडल्ड ऑन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, 100 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की जाएंगी। और वो किस बेसिस पे की जाएगी? कौन कौन से पैरामीटर होंगे? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अगर लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है तो उसको सिलेक्ट किया जाएगा, या इरिगेशन की प्रॉब्लम है दोस्तों, इरिगेशन कम है तो सिलेक्ट किया जाएगा, और क्रेडिट एक्सेस नहीं कर पा रही है तो उस डिस्ट्रिक्ट को क्या किया जाएगा? सिलेक्ट किया जाएगा इस स्कीम के लिए।
हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी? इंटेंसिटी वो होती है आपने कितनी बार सेम लैंड पे क्रॉप उगाई। आपने कितनी बार जो है सेम लैंड है, आपके पास एक लैंड है, उस पर आपने सेम लैंड पर कितनी बार जो है फसल को उगाया है, उसको हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलेंगे। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है दोस्तों। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, एनी टाइम्स you grown crops in a 1 year। मतलब आपने एक साल के अंदर सेम लैंड पर कितनी बार फसल उगाई है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आखिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती क्या है। लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ लैंड है। कितनी? 1 एकड़ लैंड है। आप समर में क्या करते हैं दोस्तों, आप समर में वीट को उगाते हैं। उसमें आप समर में क्या करते हैं, वीट की जो फसल है उसको उगाते हैं, और विंटर में क्या करते हैं, आप विंटर में राइस को उगाते हैं। तो आप एक साल में क्या कर रहे हैं, आप राइस को भी उगा रहे हैं और वीट को भी उगा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं। 2 टाइम्स क्रॉप को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। और हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकलेगी इसको, अगर हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हमारी जो है हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी। अब क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्रॉप इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला दोस्तों, क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉप इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो, क्रॉप्स, टोटल क्रॉप्स ग्रोन इन ईयर, टोटल क्रॉप्स ग्रोन इन ईयर अपॉन यूज फॉर फार्मिंग, लैंड यूज फॉर फार्मिंग इनटू 100। अगर मैंने जैसे बताया 1 एकड़ लैंड पे अगर 2 बार फसल उगाई जाती है, 1 एकड़ लैंड पे क्या होता है, 2 टाइम्स क्या हो रही है, फसल उगाई जा रही है। तो इसका जो फॉर्मूला, इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 2 × 1 × 100 इज इक्वल टू हो जाएगी 200%। तो इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है, 200% हो गई दोस्तों। और जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो हाई इंटेंसिटी होती है। हाई इंटेंसिटी का, क्रॉपिंग हाई इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, क्रॉपिंग अगर हाई इंटेंसिटी है इसका मतलब ये है कि हम जो लैंड यूज कर रहे हैं, हम बेटर तरीके से उसको लैंड को यूज कर रहे हैं। अगर लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, अगर लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है तो इसका मतलब है कि उस लैंड को सही से यूज नहीं किया जा रहा है, वो लैंड सही से यूज नहीं हो रही है। इसका मतलब बस इतना ही है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम होने का मतलब है कि वो लैंड सही से यूज नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है जय भीम कोचिंग स्कैम एलिगेशन। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या, अगला आर्टिकल है हमारा जय भीम कोचिंग स्कैम एलिगेशन। जय भीम जो कोचिंग स्कीम है वो क्या है दोस्तों, वो कहां पर लॉन्च हुई थी, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और उसका एम क्या था दोस्तों। जय भीम कोचिंग स्कीम है वो कहां पर लॉन्च हुई थी दोस्तों, वो दिल्ली में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च किया गया था दिल्ली में,
2018 को लॉन्च किया गया था ये स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था उन लोगों को कोचिंग प्रोवाइड कराना जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बहुत पिछड़े हैं, उनको क्या करना, उनको कोचिंग प्रोवाइड कराना। किस चीज की कोचिंग प्रोवाइड कराना दोस्तों यूपीएससी हुई, एसएससी हुई, बैंकिंग हुई, उन चीज की ये क्या करेगी, कोचिंग प्रोवाइड कराना। इसका टारगेट क्या था दोस्तों? इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था कि 15 से 20,000 जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको कोचिंग प्रोवाइड कराना। किस किस के दोस्तों? एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, उनको क्या करना, उनको एसएससी की कोचिंग देना, यूपीएससी की कोचिंग देना, बैंकिंग की कोचिंग देना, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को क्या करना दोस्तों, आगे बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना, उनके बच्चों को क्या करना, अच्छी शिक्षा देना उनका मकसद था। कंपटीशन में उनकी भागीदारी हो, कंपटीशन में उनका पार्टिसिपेशन हो। तो इसलिए ये कोचिंग दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की थी 2018 में। पे एलिगेशन क्या लग रहे हैं? क्या तो इस स्कीम को 145 करोड़ क्या किया गया था, एलोकेट किया गया था, और जिसमें से 130 करोड़ क्या किया गया, मिसयूज किया गया। जो फंड प्रोवाइड किया था 130 करोड़ लोगों को, क्या 130 करोड़ का जो फंड है उसको मिसयूज किया गया, उसको कहीं और यूज किया गया। और अगर हम देखें ओनली 3,000 और 13,000 स्टूडेंट वेरीफेबल, कि 3,000 स्टूडेंट को ही वेरीफाई किया गया। जो 13,000 का इनरोल हुआ था, लेकिन 3,000 जो स्टूडेंट हैं वो ही वेरीफाई स्टूडेंट हैं, और सारे स्टूडेंट जो हैं दोस्तों कहीं है ही नहीं, कागजों पे है ही नहीं। तो केवल 3,000 स्टूडेंट को वेरीफाई किया गया था। अगर हम ये जो टॉपिक देखें तो जो दोस्तों ये टॉपिक किस चीज के इंपॉर्टेंट है? ये टॉपिक जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो, 4 के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो जीएस 4 की बात करें तो जीएस 4 में दोस्तों ये जो फंड्स अकाउंटेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पब्लिक फंड्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है दोस्तों। फंड्स की ट्रांसपेरेंसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तीसरा सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 4 के लिए। चौथा इंटीग्रिटी दोस्तों, इंटीग्रिटी के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो ये स्कीम है इसमें कितना करप्शन हो रहा है। तो ये दोस्तों पेपर 4 के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको मिस ना करें। आप इस पर एक केस स्टडी फ्रेम करूंगा मैं आपको, आने वाली वीडियोज में केस स्टडीज बताऊंगा। मैं इसके ऊपर एक केस स्टडीज फ्रेम करूंगा, आप उसका आंसर लिखिए। क्योंकि दोस्तों जो मेंस लिख रहे हैं, मेंस आने वाला है, तो जीएस पेपर 4 में कुछ जो टारगेट होते हैं, कहाँ कहाँ आपको मेहनत करनी है, कहाँ कहाँ टारगेट करना है मेंस में के अच्छे नंबर फैच करने के लिए। अगर हम मेंस की बात करते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों हम मेंस की बात करते हैं तो आपको अगर नंबर फैच करने हैं दोस्तों, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है तो मुझे पता है मैंने कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। अगर दोस्तों आपको मेंस में नंबर लाने हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसे जो है दोस्तों, आपको इसके अंदर कम से कम दोस्तों 130 to 150 के अंदर मार्क्स लाने पड़ेगा। और एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, अनाउंसमेंट कैसा होना चाहिए, और उसका जो बॉडी पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, कोहेजन उसके अंदर कैसा होना चाहिए, लिंक कैसे हो, ट्रांजिशन कैसे होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। तो सारे जो एलिमेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। फीडबैक आईएएस पर ऐसे का एक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, आप बिल्कुल भी उसको मिस ना करें। अगर आप ऐसे में मास्टर होना चाहते हैं, अगर आप ऐसे में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा जो ऐसे का प्रोग्राम आ रहा है उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो ऐसे में आप कितने दोस्तों, कम से कम 130 से 150 मार्क्स आपको फैच करने ही पड़ेंगे। अगर इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा जो नंबर फैच करने का एलिमेंट है दोस्तों, या दूसरा नंबर फैच करने का जो सेगमेंट है वो है दोस्तों हमारा जीएस पेपर 4। आपको जीएस पेपर 4 में नंबर अच्छे फैच करने हैं। तो मैं इसलिए जब भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, मैं उसको आपको जीएस 4 से लिंक कर रहा हूं। मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं कि केस स्टडी कैसे फ्रेम की जाती है, क्या केस स्टडी बन सकती है। तो जीएस पेपर 4 में आपके नंबर
एवरेज नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, एवरेज नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। और 90 जो 100 के बीच में एवरेज नंबर रहते हैं, अगर आप उसमें ज़्यादा नंबर फैच करेंगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं जो दोस्तों वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। और जो तीसरा एलिमेंट है इसका, जो तीसरा एलिमेंट है ऑप्शनल पेपर, जो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शनल पेपर। जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं आपको उसमें नंबर फैच करने पड़ेंगे, आपको ऑप्शनल अच्छे से तैयार रखना पड़ेगा, आपको जो ऑप्शनल है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट जो है दोस्तों, अगर आपको मेंस में नंबर फैच ही करने हैं तो आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ के आना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे, आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप मेंस में, अगर आप ये स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करेंगे। तो ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि मेंस में आप कौन कौन सी चीज को टारगेट करें जिससे आपके मेंस में अच्छे नंबर फैच कर सके। आगे बढ़ें। नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्टोरल रोल क्लीन अप इन बिहार। इलेक्टोरल रोल क्लीन अप ऑफ बिहार, जैसा मैंने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर रही है, वो जो इलेक्टोरल रोल है वो प्रिपेयर कर रही है कहाँ, बिहार में। तो जितने भी वो क्या करा रही है दोस्तों, वो एसआईआर करा रही है। एसआईआर क्या हो रहा होता है दोस्तों, एसआईआर क्या होता है, वो एसआईआर करा रही है दोस्तों। एसआईआर क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो होता है दोस्तों 2003 में क्या हुआ था, जिन भी वोटर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था दोस्तों, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। क्या होता है, स्पेशल, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है दोस्तों, 2003 के रूल्स के अंदर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ रहा है, दोबारा उनको वेरीफाई कराना पड़ रहा है। अगर जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, या उनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो उनको क्या किया जा रहा है, वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में रखा ही नहीं जा रहा है, तो वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। तो अगर इतने सारे लोगों को बाहर किया जाएगा, इतने सारे लोग बाहर किए जाएंगे, तो दोस्तों ये डेमोक्रेसी के लिए आपको क्या लगता है, डेंजरस है ये डेमोक्रेसी के लिए, या डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, या आपको लगता है कि जितने भी वोटर्स हैं जिनको बाहर किया गया है वो फेक वोटर थे, वोटर्स को वेरीफाइड किया गया है, और कितने वोटर्स को बाहर कर दिया गया है, 2% वोटर्स को क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है, वेरीफाई नहीं किया है। कितना, 6.85% वोटर्स को बाहर कर दिया गया है। और जो वेरीफाई किए गए हैं दोस्तों, वो 88.65% को वेरीफाई किया गया है, उनको इलेक्टोरल जो लिस्ट है उसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है दोस्तों। ईसी रोल इन इंश्योरिंग द इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एससी और एसटी कम्युनिटी है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या जब वो वेरीफाई कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रहा था, हायर मिसमैच हुआ है। और हायर जो बाहर हुए हैं, जो जो सबसे ज्यादा जिनको बाहर किया गया है वो एससी एसटी से ही हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं। क्या है, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं दोस्तों, वो पिछड़ी जाति से हैं। जितने भी वोटर्स को बाहर किया गया है दोस्तों, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं। वो जो अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है पॉलिटिकल एंगल वोटर डिलीशन कंसर्न। वोटर डिलीशन कंसर्न क्या है, ये अगर हम पॉलिटिकल व्यू से देखें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम पॉलिटिकल व्यू से देखें, अगर हम आरजेडी की बात करें, हम तेजस्वी यादव की बात करें, तो तेजस्वी ने क्या कहा है, तेजस्वी का 1% डिलीशन स्विंग इन द 35+ सीट। अगर 1% भी डिलीशन होता है तो उससे क्या होता है, 35 सीट्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है तेजस्वी या आरजेडी की बात करें। जो आरजेडी जो पार्टी है उसको कितना, 35+ जो सीट्स हैं उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है अगर 1% डिलीशन होता है वोटर लिस्ट में। और दोस्तों शुभेंदु जो वेस्ट बंगाल के हैं वो पुश कर रहे हैं एसआईआर अगेंस्ट द इलीगल वोटर। एसआईआर मैंने जैसे बताया दोस्तों, समरी इंटेंसिव रिवीजन होता है। क्या होता है, समरी इंटेंसिव रिवीजन।
अच्छा, समरी इंटेंसिव रिवीजन जो है, मैंने जैसे बताया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि रिवीजन कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअली मैंने रिवीजन के बारे में बताया कितने टाइप के रिवीजन होते हैं, मैंने आपको उसमें डिटेलिंग में बताया। आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं कि रिवीजन होता क्या है, व्हाट इज रिवीजन। तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इलेक्टोरल डाटा बिकमिंग ए पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, और ये जीएस पेपर 2 फेडरलिज्म और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए दोस्तों? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। अच्छा, बिहार इलेक्टोरल पर्ज रिफॉर्म एंड ओवर रीच। अच्छा, इलेक्टोरल रोल है, जो इलेक्टोरल रोल हो रहा है बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जीएस पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक केस स्टडी बन सकती है दोस्तों। हम समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन ड्राइव इन बिहार। टोटल वोटर कितने हैं दोस्तों? टोटल वोटर हैं 7.9 करोड़। कितने? 7.9 करोड़ हैं, जिसमें से 6.85% वोटर नॉट फाउंड, मतलब 6.85% के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं मिले, मिसमैच थे डॉक्यूमेंट में। और ज्यादातर जो वोटर्स थे वो SC ST से थे, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है दोस्तों, वहां से वोटर थे। तो 6.85% वोटर्स को क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। 0.65% सक्सेसफुली वेरीफाइड किया गया है। और SC ST हैवी डिस्ट्रिक्ट शो हायर मिसमैच। हायर मिसमैच हुआ है दोस्तों। कैसे हुआ है? हायर मिसमैच किया गया है। अगर हम इलेक्शन कमीशन का रोल की बात करें, तो इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है दोस्तों इसमें? व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है? लॉन्च ड्राइव टू द रिमूव डुप्लीकेट्स, डेड वोटर्स और नॉन रेसिडेंट्स, और डिप्लॉयड द BLO फॉर द डोर टू डोर वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, BLO को डोर टू डोर भेजा गया वेरिफिकेशन के लिए, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं। और उन सारे वोटर्स को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया जिनके पास डॉक्यूमेंट, बेस्ड ऑन EC फीडबैक एंड फील्ड डाटा। अच्छा, अगेंस्ट में आर्गुमेंट क्या है और फेवर में आर्गुमेंट क्या है इसके दोस्तों? फेवर में देखते हैं दोस्तों, रियल टाइम अपडेट्स होगा ऑन माइग्रेशन एंड डेथ, रिड्यूस होगा ह्यूमन एरर और फ्रॉड। क्या होगा दोस्तों? रिड्यूस होगा जो ह्यूमन एरर है और फ्रॉड, और बूस्ट होगी ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन। इलेक्शन में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ावा मिलेगा और वो बूस्ट होगी। अगर हम दोस्तों अगेंस्ट में बात करें, अगेंस्ट में क्या है? अगेंस्ट में क्या है? प्राइवेसी कंसर्न है दोस्तों। क्या है? प्राइवेसी कंसर्न है। आधार वोटर ID लिंकिंग, आधार वोटर ID लिंकिंग स्टिल अंडर द लीगल स्क्रूनिटी। ये प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू बन जाए कि आधार जो लिंकिंग है, अगर आपके पास आधार नहीं होगा तो आपको वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, आपको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है यूके साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी इन गुड़गांव। तो दोस्तों, जो साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी है, जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, वो क्या कर रही है? वो ब्रांच खोल रही है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ खोल रही है दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर क्या खोल रही है? ब्रांच खोल रही है अपनी। तो जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है जो गुड़गांव में है, अगर हम दोस्तों उसकी रैंकिंग की बात करें, अगर हम QS रैंकिंग की बात करते हैं, QS रैंकिंग की बात करें उसकी, अगर हम साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, तो जो अगर हम यूके के अंदर बात करें तो यूके के अंदर उसकी रैंक जो है वो 9th रैंक है। अगर हम ग्लोबली बात करते हैं, तो जो उसकी रैंक है दोस्तों वो 23rd है इन द वर्ल्ड। 23rd रैंक है इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जिसकी ब्रांच गुरुग्राम के अंदर खोली जा रही है। अच्छा, ये प्रोग्राम कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोवाइड कराएगी दोस्तों? ये आप मुझे प्रोग्राम बताइए, कौन कौन से प्रोग्राम है ये जो है प्रोवाइड कराएगी? कौन कौन से प्रोग्राम प्रोवाइड कराएगी दोस्तों? एक तो हो गया डाटा साइंस, AI, सस्टेनेबिलिटी, और दोस्तों फिनांस से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं वो क्या कराएगी? वो प्रोवाइड कराएगी। वो किन किन चीजों पर रहेगा दोस्तों? इस यूनिवर्सिटी का फोकस किन किन चीजों पर है? फोकस एरिया किन किन चीजों पे दोस्तों? फोकस
जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है उसका फोकस एरिया क्या है दोस्तों? एरिया कौन सा है दोस्तों? अगर हम साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के फोकस एरिया की बात करते हैं तो फोकस एरिया क्या है दोस्तों? इस यूनिवर्सिटी का जो फोकस एरिया होगा वो कौन सा होगा? फोकस एरिया दोस्तों, फोकस एरिया कौन कौन सा होगा? रिसर्च होगा, इनोवेशन होगा एंड जॉब रेडी स्किल। क्या होगा? जॉब रेडी स्किल इसका फोकस एरिया है। जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच बन रही है उसका ये फोकस एरिया इनोवेशन में, रिसर्च में, और अनएम्प्लॉयमेंट इतना है दोस्तों इंडिया के अंदर, लोगों को ऐसी स्किल प्रोवाइड करना कि उनको तुरंत जॉब मिल जाए, जॉब रेडी स्किल प्रोवाइड करना जिससे उनको इमीडिएटली जॉब मिले और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाए। जैसे दोस्तों मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी जो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और उसके बाद मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं और इतने कॉल आ रहे हैं जॉब के लिए, तो इससे पता चलता है कि भारत के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करना, ऐसी स्किल देना कि उनको तुरंत जॉब लगे, इमीडिएटली जॉब लगे, ऐसी स्किल उनको प्रोवाइड करना जिससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा दोस्तों? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अगर हम लोगों को स्किल प्रोवाइड करेंगे, अगर हम स्किल प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? उनको जॉब आसानी से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम इसको अलाइन कैसे कर सकते हैं एनईपी 2020। एनईपी का क्या विजन है दोस्तों? नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 में आई है उसका क्या विजन है? उसका जो विजन है कि दोस्तों 100 जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी हैं उनको क्या करना? इनवाइट करना इंडिया में। क्या 100 जो टॉप की यूनिवर्सिटी हैं इन द वर्ल्ड उनको क्या करना? इनवाइट करना। जैसे और साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो है इज अमंग द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि ये एनईपी जो है 2020 का जो विजन है ये उसको फुलफिल करता है, जो गुरुग्राम में एक ब्रांच खोली जा रही है। अगर हम दूसरा विजन देखें जो एनईपी का है वो क्या विजन है? प्रमोट एकेडमिक कोलैबोरेशन। और तीसरा विजन है रिड्यूस ब्रेन ड्रेन एंड एक्सेस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन विद इन इंडिया। एक्सेस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन विद इन इंडिया। अच्छा, जो इंडिया और यूके है उसका जो 2030 का रोड मैप क्या है दोस्तों? इंडिया और यूके का 2030 का क्या रोड मैप है वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए दोस्तों। 2030 के लिए क्या रोड मैप है दोस्तों? अगर हम रोड मैप की बात करते हैं तो जॉइंट इनिशिएटिव टू डीपन टाइज इन एजुकेशन, इनोवेशन एंड टेक। जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। जॉइंट इनिशिएटिव है किस चीज को डीपन करने के लिए? एजुकेशन में टाइज हो, इनोवेशन में टाइज हो, रिसर्च में टाइज हो, इंडिया और यूके में, इंडिया और यूके के बीच में इन चीज़ों में क्या हो? डीपन टाइज के लिए एक जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और साउथहैम्पटन कैंपस सपोर्ट दिस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इंडिया एज अ इमर्जिंग एजुकेशन हब इन ग्लोबल साउथ। इंडिया एज इमर्जिंग एजुकेशन हब इन ग्लोबल साउथ। इंडिया और जो यूके का जो रोड मैप है 2030 के लिए वो क्या है? इंडिया और जो यूके का जो रोड मैप है 2030 के लिए वो क्या है? जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और टाइज को डीपन करने के लिए। जॉइंट इनिशिएटिव टू डीपन टाइज इन एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। और जो साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच खोली जा रही है गुरुग्राम में वो एक कदम है, जो ये टाइज डीपन हो रहे हैं उसके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है जो साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी है उसने उठाया है गुरुग्राम में ब्रांच खोलने के लिए। इंडिया एज इमर्जिंग एजुकेशन हब इन ग्लोबल साउथ।